सोवियत दुष्ट साम्राज्य के पतन के 35 साल बाद ऐसा लगता है कि साम्यवाद फिर से फैशन में आ रहा है। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जन्मी कई युवा पीढ़ियों को ऐसे लोगों ने शिक्षित किया जो उन्हें ब्रेन वॉश करना चाहते थे। विषैले वोक विचारों जैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी और सेटलर कॉलोनियलिज्म में वे तानाशाही विचारधारा के झूठों को अपना रहे हैं। क्या वे उन 10 करोड़ लोगों से अनजान हैं जिन्हें कम्युनिस्ट शासन ने मारा? क्या वे सच में मानते हैं कि समाजवाद जो जहां भी आजमाया गया असफल रहा और तानाशाही व पीड़ा लाया 21वीं सदी के अमेरिका में सफल हो सकता है? और क्या वे जानते हैं कि जिस विरोधी ज़ायोनिस्ट प्रचार में वे फंस रहे हैं वह सोवियत दुष्प्रचार अभियान द्वारा गढ़ा गया था? वे यहूदी इतिहास को क्यों फिर से लिखना चाहते हैं ताकि पुराने असफल समाजवादी सपने को दोबारा जिंदा किया जा सके? अगले एपिसोड में थिंक ट्वाइस पर हम उस संस्था के प्रमुख के साथ कम्युनिस्ट और यहूदी इतिहास व हॉलोकॉस्ट, पूर्व यूरोपीय यहूदी समाज की खोई दुनिया को संरक्षित करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। राजनीतिक वामपंथ में कम्युनिज्म के झूठे देवता में विश्वास की अजीब प्रवृत्ति फिर लौट रही है। जब 70 वर्षों की तानाशाही, आर्थिक विफलता और जनसंहार के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ तो ऐसा लगा मानो ये मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ गया है। क्या मार्क्सवाद को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर माना जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो 21वीं सदी में भी कम्युनिज्म में विश्वास या कम से कम उसमें रुचि फिर से लौट रही है। आश्चर्य की बात नहीं है कि 20वीं सदी की एक खूनी तानाशाही के लिए इस इतिहास विरोधी और बौद्धिक विरोधी समर्थन से सोवियत संघ की एक बड़ी बौद्धिक परियोजना यानी ज़ायनवाद विरोध फिर से जीवित हो रही है। यहूदी नरसंहार के लिए फ्रॉम द रिवर टू द सी नारे लगाने वाली यहूदी विरोधी भीड़ और दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वालों द्वारा बोला गया लगभग हर जहरीला झूठ अब वैश्विक हो गया है। इंतिफादा, जिसे 1960 और 70 के दशक में सोवियत प्रचारकों द्वारा गढ़ा गया था, फिर भी इजराइल विरोधी लोग 60 साल पहले क्रेमलिन में उनके लिए लिखी गई पंक्तियां ऐसे दोहराते हैं मानो वे कोई नई सूझ हो। कुछ लोग फिर से यहूदी बंड में रुचि जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यहूदियों की राष्ट्रीय स्वायत्तता बढ़ाने वाला बड़ा समाजवादी आंदोलन था। यूरोप के इद्दिश भाषी इलाकों में ये विचार यहूदी विरोधी ताकतों के कारण असफल रहा और आखिरकार हॉलोकॉस्ट व सोवियत गुलाग्स में खत्म हो गया। जबकि इसे याद किया जाना चाहिए, इसमें अब रुचि लेने का कारण समकालीन यहूदी विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे उसी विरोधी ज़ायोनिस्ट अभियान का हिस्सा है। इन विषयों और यहूदी इतिहास की अहमियत पर चर्चा के लिए यहाँ उस संस्थान के प्रमुख हैं जिसका लक्ष्य शोआह में नष्ट हुए यूरोपीय यहूदी जगत के अभिलेखों को संरक्षित करना है। जॉनथन ब्रेंट एक इतिहासकार, प्रकाशक, अनुवादक, लेखक और शिक्षक हैं। वे येल यूनिवर्सिटी प्रेस में संपादकीय निदेशक थे और वहीं एनल्स ऑफ कम्युनिज्म श्रृंखला शुरू की। उनकी किताबों में 2003 की स्टालिन्स लास्ट क्राइम और 2008 की इनसाइड द स्टालिन आर्काइव्स शामिल हैं। 2009 में ब्रेंट ईवो इंस्टीट्यूट फॉर ज्यूइश रिसर्च के कार्यकारी निदेशक और सीईओ बने, जहां उन्होंने ईवो के द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के सभी संग्रहों को संरक्षित और डिजिटाइज करने की परियोजना शुरू की। वह यहूदी, सोवियत और पूर्वी यूरोपीय इतिहास पर व्याख्यान देते हैं। उन्होंने अपने काम पर 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, स्टालिन्स लास्ट प्लॉट, स्टालिन मैन ऑफ स्टील और डी क्लासिफाइड स्टालिन, और वो बार्ड कॉलेज में इतिहास और साहित्य पढ़ाते हैं। जॉनथन ब्रेंट, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। इस तरह के निमंत्रण के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खैर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कम्युनिज्म के इतिहासकार के रूप में पूछना चाहता हूं कि सोवियत संघ के पतन के साथ ही जिसे खत्म हो जाना चाहिए था, उस विचारधारा में फिर रुचि क्यों बढ़ रही है? कुछ युवा क्यों कहते हैं कि उन्हें कम्युनिज्म पसंद है? क्या वे इसके इतिहास से अनजान हैं, या क्या वे सच में सोचते हैं कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो बाकी सभी जगहों पर असफल होने के बावजूद भी सफल हो सकती है? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देना शुरू करूंगा, जो कि बहुत अच्छा सवाल है।
मैं मोलोटोव का हवाला देते हुए जवाब दूंगा, जिन्होंने फेलिक्स त्रुयेव नामक व्यक्ति के साथ बातचीत में ये कहा था, अपने जीवन के अंतिम समय में कॉमरेड स्टालिन हमेशा सभी प्रगतिशील लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। और दुर्भाग्यवश वो इतना गलत भी नहीं थे। और ये खुद स्टालिन नहीं है, बल्कि वो हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने जिस चीज का प्रतिनिधित्व किया वो थी राज्य की वो शक्ति जिससे वे समानता, न्याय और समाज संपत्ति व सत्ता पर बुर्जुआ प्रभुत्व को तोड़ने के साधन के रूप में देखते थे। वो उस ताकत की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया में बुर्जुआ वर्ग को कुचलने के लिए, उदारवाद को नष्ट करने के लिए और लोगों के बीच एक तरह की समानता हासिल करने की कोशिश करने के लिए, ऐसी समानता जो वास्तव में वंचित करने पर आधारित है, ऐसी समानता जो लोगों को ऊपर उठाने के बजाय उन्हें गुलाम बनाने पर आधारित है। लेकिन फिर भी ये समानता है। और दुर्भाग्यवश अमेरिकी शासन प्रणाली और सामान्यतः पश्चिम के प्रति घृणा पीढ़ी दर पीढ़ी उन युवाओं में भरी गई है जो हमारे सबसे उदार और सबसे विशेषाधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयों में गए हैं, जो प्रगतिशील स्कूलों में पले बड़े हैं। और अब हम संकट के समय में इसका परिणाम देख रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये डरावना है। मुझे लगता है ये डरावना है और मैंने इस पर काफी सोचा है। इसे कैसे ठीक करें? मैंने अपने सहयोगियों और इतिहासकारों से, जो मुझसे कहीं अधिक अनुभवी हैं, बात की है। जो मुझसे कहीं अधिक प्रतिष्ठित है। आप इसे कैसे ठीक करेंगे? और हम जिस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंच सके वो ये है, आपको इससे छुटकारा पाना है, इस सिस्टम से। लेकिन ये बहुत बुरा है। जाहिर है कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। कोई भी अंग्रेजी विभाग या राजनीति विज्ञान विभाग से छुटकारा पाना नहीं चाहता। लेकिन ये विचारधाराएं न केवल राजनीतिक सिद्धांत में बल्कि साहित्यिक सिद्धांत में, लैंगिक अध्ययन के सिद्धांत में भी समाहित हो गईं, जिसे तथाकथित उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत कहते हैं। और काफी हद तक उन ऊर्जा में भी जिनमें से सबको यूं ही तिरस्कार के साथ खारिज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, मैं शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, क्योंकि वास्तव में इन आलोचनाओं में काफी सच्चाई थी जो इस लंबे समय में एक्ट और एकेडमिक जगत से सामने आई थी। और मैं कहूंगा, अगर हम वियतनाम युद्ध तक पीछे जाएं, लेकिन ये इतना गहराई से जुड़ गया है कि ये युवाओं के जीवन के बारे में सोचने के तरीके के भीतरी ताने बाने में शामिल हो गया है। बात सिर्फ इस या उस राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है, ये जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में जो करने की जरूरत है, मेरी नजर में सबसे पहले ऐसे नेता होने चाहिए जो कुछ ऐसा कह सकें जो आशाजनक हो, जो मुक्तिदायक हो, जो आगे की सोच रखने वाला हो। ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसे समर्थन दें। होना चाहिए। युवाओं की रचनात्मकता के लिए मंच होने चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से वामपंथी, खासकर वामपंथी युवा, हमास के इस मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी नरसंहारकारी आंदोलन को अपना रहे हैं, ये अकल्पनीय है। 30 साल पहले ये बिल्कुल भी समझ से बाहर होता। आज ये एक सच्चाई है। आज एक सच्चाई है। तो मैं हर रात अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों से भी इस बारे में बात करता हूँ। सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे?
ये वो जिस संस्था का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं बार्ड कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बारे में क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि कोशिश करूँ अपने छात्रों के साथ जीवन के ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करना जिसमें उनकी संकीर्ण और उग्र विचारधाराओं से कहीं अधिक चीजें शामिल हों। थिंक ट्वाइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे हैं तो जेएनएस को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छा रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है जिसमें मैं आपके साथ खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आज के अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को जेएनएस चैनल और अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है आपने सही बात पकड़ी है। ये उसी का नतीजा है। आप जानते हैं, प्रगतिशीलों की शिक्षा संस्थानों पर और मेरे ख्याल से काफी हद तक संस्कृति पर भी कब्जा जमाने की लंबी मुहिम का। और आप सही कह रहे हैं, इसने सीधे तौर पर हमास के समर्थन, कैंपसों और सड़कों पर हमास समर्थक भीड़ को जन्म दिया है। ये बहस शानदार है। शिक्षा के भविष्य पर पूरा शो हो सकता है। हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन वो तर्क है जब आप कहते हैं इसे उड़ा दो। देखिए, मुझे ये स्पष्ट नहीं है कि हम जानते हैं, यहाँ तक कि सबसे कठोर प्रयास भी संस्थानों को बदलने के लिए मजबूर करने के उन्हें सच में बदल पाएंगे। मेरा मतलब है, राष्ट्रपति ट्रंप जो कर चुके हैं वही अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई आप जानते हैं, मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है। आप जानते हैं, आखिरकार कुछ संस्थानों की फंडिंग बंद हो या ना हो, या वे उनकी इच्छा के आगे झुकें या नहीं, हर कोई काम कर रहा है। फिर भी आप जानते हैं, इस विचारधारा वाले कार्यक्रम के साथ तो नई संस्थाएं बनाने के अलावा, जो कि मुझे लगता है कि इसके कुछ उदाहरण हैं, आप जानते हैं, ऑस्टिन और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के हैमिल्टन कॉलेज में जो हो रहा है, ये दिलचस्प प्रयोग हैं। लेकिन वो तो पूरे समुद्र तट में 2 रेत के कणों के बराबर है। जब मूल रूप से इसमें काम करने वाले अधिकांश लोगों को इसी तरह से विचारधारा में ढाला गया है, तो आप अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी और भी वैकल्पिक संस्थाएं होनी चाहिए। मैं युवाओं के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम नहीं, जो हम कैंपस में देखते हैं वो सबसे मुखर हिस्सा है। बार्ड में अपनी कक्षाओं में, खासकर 7 अक्टूबर के बाद, मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत गुस्से का प्रदर्शन होगा, ये वो होगा, राजनीतिक सोच होगी और इसी तरह की बातें होंगी। और मैं आपको बताऊं, मैं बार्ड कॉलेज में स्टालिन पर एक क्लास पढ़ाता हूं। मैं थॉमस मान की डॉक्टर फॉस्टस पर भी एक क्लास पढ़ाता हूं। और मैं अपने छात्रों में जो देखता हूं वो है बाकी सब चीजों से ज्यादा खुलापन और सुनने की इच्छा। ऐसी दलीलें जो समझ में आती हों, समस्या उनमें नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में शिक्षक बहुत ज्यादा राजनीति से ग्रस्त और इतने आक्रामक हो गए हैं। लेकिन युवा लोग, अगर उन्हें मौका दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वे ज्यादा खुले दिमाग वाले बनना चाहते हैं। ज्यादा। वे पुराने अर्थ में उदार बनना चाहते हैं, जैसा पहले था। मुझे लगता है कि वे आत्म आलोचना की संभावनाओं को अपनाना चाहते हैं और चीजों को जटिल तरीके से समझने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वास्तव में मुझे बहुत उम्मीद है, और ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। जिन युवाओं को मैं जानता, पढ़ाता और जो युवों में या कार्यक्रमों में आते हैं, उनसे मुझे उम्मीद बनी रहती है। जो मुझे चौंकाता है वो है दोनों तरफ के नेता, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी। सच कहूं तो कट्टर दक्षिणपंथी और कट्टर वामपंथी,
लेकिन जैसा कि मेरे दादा कहा करते थे, मछली सिर से सड़ना शुरू होती है। और दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता कि आज के बौद्धिक नेता कौन है। मुझे नहीं लगता कि सामाजिक क्षेत्र में कोई भी नई सोच संरचना सामाजिक संरचनाओं के निर्माण के बारे में पिछले 30 वर्षों में कोई नई बात सामने आई है। कई थकी हुई पुरानी सोचें हैं, जैसे पुराने टायर जिन्हें आप फिर से रिट्रेड करते हैं। लेकिन नई सोच कहाँ है? दरअसल लगभग सारी नई सोचें तो चरम वामपंथ से ही आई हैं। डिकंस्ट्रक्शन, जेंडर स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियल आलोचनाएं, यही है नई सोचें। और आप जानते हैं, उपनिवेशवाद के बारे में कहने को बहुत कुछ है। उपनिवेशवाद अच्छा नहीं था। अगर आप शासक वर्ग में थे तो ये बहुत अच्छा था, अगर आप निम्न वर्ग में थे तो ये इतना अच्छा नहीं था। गुलामी के बारे में बात करना जरूरी है, जैसे हम हॉलोकॉस्ट के बारे में बात करते हैं। और आप जानते हैं, ये इसके लिए खुलापन होना चाहिए। और आप जानते हैं, यहाँ यीवो में जितना हम कर सकते हैं, मैं उस खुलेपन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमेशा इतना आसान नहीं रहा है, खासकर 7 अक्टूबर के बाद। खैर हाँ, ये एक पहेली है। ठीक है। तो इतिहास के एक पहलू में गहराई से जाने के लिए हॉलोकॉस्ट की यादों को संजोने में काफी मेहनत हुई है। मुझे लगता है कि उन प्रयासों में से कई गलत दिशा में गए हैं, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज अधिकतर अमेरिकियों को साम्यवाद के अपराधों और उसके इतिहास की बहुत कम जानकारी है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हमें कोई इतिहास नहीं पता? मेरा मतलब है अपने ही देश का भी नहीं। यूरोप में पिछले सदी में क्या हुआ वो तो छोड़ ही दीजिए। या ये इतिहास को जानबूझकर फिर से लिखने की कोशिश का नतीजा है? मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा शीत युद्ध की बयानबाजी थी। आप जानते हैं, शीत युद्ध ने साम्यवाद को बस एक दुष्ट साम्राज्य बना दिया था और हम अच्छे लोग थे। एंड अब अच्छे लोगों पर हमला हो रहा है। और इस तरह साम्यवाद फिर से चलन में आने लगा है। लेकिन सच कहूं तो आप सही हैं। मेरा मतलब है, साम्यवाद क्या है, इसे समझने के लिए आप इस विषय पर सिर्फ शीत युद्ध की किताबें नहीं पढ़ सकते। इस विषय पर किताबें हैं। आपको दस्तावेजों में जाकर देखना होगा कि स्टालिन मोलोटोव असल में कैसे सोचते थे और स्टालिन ट्रॉट्स्की की लड़ाई असल में किस बारे में थी और वे किस तरह के फैसले लेते थे। और बिना किसी शक के मैं आपको बता सकता हूं कि स्टालिन पर मेरी कक्षा के बाद जिन जिन कक्षाओं में मैंने इस विषय पर पढ़ाया है, उनमें से कोई भी छात्र यह नहीं सोचता कि यह एक अच्छा विचार है। अगर वे ध्यान से सुन रहे थे तो नहीं। सही है, नहीं, वे ऐसा नहीं सोचते। अमेरिकियों ने आगे बढ़ना सीख लिया। मुझे लगता है कि 1991 के बाद उन्होंने बस मान लिया कि ये अब कोई समस्या नहीं है। और शायद आप जानते हैं, ये उतना बुरा नहीं था जितना हमने सोचा था। कई सारे लेखक थे जिन्होंने इसे सामान्य बनाने की कोशिश की, सोवियत संघ को। ठीक वैसे ही जैसे आज कई लेखक हैं जो इस्लामवाद को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। और ये एक भयानक गलती है। ये एक भयानक 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 गलती है। कम्युनिज्म आधारित एक दुनिया के एक नजरिए पर, वो था मेरी नजर में। और मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे ये कहने के लिए, लेकिन ये सच में मानव विरोधी नजरिया था। समाज की, इंसानी व्यक्तित्व की इसकी समझ मानव विरोधी थी। मैं आपको इसका एक शानदार उदाहरण देता हूँ। 1957 में, जैसा कि आप जानते होंगे, बोरिस पास्तरनाक का डॉक्टर जिवागो प्रकाशित हुआ था और सोवियत लोग इससे बहुत नाराज थे और उन्हें नहीं पता था कि पांडुलिपि कहाँ है। पास्तरनाक ने इसे इटली में फेल्ट्रिनेली को भेजा, जिन्होंने इसकी प्रतियां बनाकर दोस्तों को भेजी,
और इसलिए जब तक सोवियत लोग सभी प्रतियां इकट्ठा करना और पांडुलिपि को जब्त करना चाहते थे, फेल्ट्रिनेली ने उन्हें बता दिया। ये संभव नहीं था जब तक कि वे इंग्लैंड और अमेरिका जाकर वहां भी उसे जब्त करना ना चाहें। तो खैर, फिर सोवियत लोगों ने तय किया कि उन्हें किताब पढ़नी ही होगी। देखना होगा कि ये भयानक उपन्यास आखिर किस बारे में है। और इसलिए उन्होंने केंद्रीय समिति के संस्कृति विभाग के प्रमुख को डॉक्टर जिवागो पढ़ने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने इसे पढ़ा और रिपोर्ट लिखी। मैं छात्रों से कहता हूं, जो कोई भी हमारी पढ़ी किताबों पर ऐसी रिपोर्ट लिखेगा, उसे A+ मिलेगा। उन्हें पता था कि किताब किस बारे में है और उन्होंने इसे अंदरूनी तौर पर समझा। वो लेखक, पात्रों और स्थिति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण देने में सक्षम थे। और वो निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, लेकिन साथियों, दुर्भाग्यवश ये किताब हमारी दुश्मन है, क्योंकि इस किताब के केंद्र में बुर्जुआ अहंकार है। व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति, चरित्र, बिल्कुल वही। और मेरा यही मतलब है कि यह एक मानव विरोधी प्रणाली है। और आप जानते हैं, लेकिन लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। वे आप पर विश्वास नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि गुलाग्स उतने व्यापक या भयानक थे जितने वे वास्तव में थे। और वामपंथी शिक्षाविदों की ओर से साम्यवाद को लेकर बहुत संशोधनवाद हो रहा है। मैं कई नाम गिना सकता हूं। उनमें से कई लोगों ने, जो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में पीड़ितों की संख्या को भी कम करके दिखाने की कोशिश की। ये हैरत अंगेज रूप से अनैतिक है। जैसे कि सोल्जेनित्सिन और जीवित बचे लोगों के साहित्य की पूरी विधा। बिल्कुल सही। मुझे ये भी कहना चाहिए कि ये सिर्फ 1991 के बाद की बात नहीं है। हम दोनों ही इतने बड़े हैं। हमें याद है कि सोवियत संघ के पतन से पहले कई लोग उसे सामान्य मानते थे, चाहे वे औचित्य साबित करने वाले हों या सोचते थे कि वह हमेशा रहेगा और परमाणु खतरा है, इसलिए उसके साथ जीना होगा। और उससे बुरा मत कहो। नहीं, स्टीफन कोवन, एक महान इतिहासकार, ने एक किताब लिखी थी जो अप्रैल में प्रकाशित हुई थी। मुझे याद है क्योंकि मेरे पिता की शिकागो में किताबों की दुकान थी, और जब वो किताब आई थी, मुझे याद है, शायद ये अप्रैल 1991 था। होमो सोविएटिकस उस किताब का शीर्षक था, यानी सोवियत मानव। सोवियत मानव होने का क्या मतलब है? किताब में तर्क है कि सोवियत संघ को राष्ट्रों के परिवार में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर अगस्त 1901 में इसे चुपचाप अलमारियों से हटा दिया गया। लेखकों के साथ कई चीजें होती हैं। कभी कभी लेखकों के साथ बहुत दुखद घटनाएं होती हैं। ये सभ्यता के लिए अच्छा था, लेकिन उस किताब के लिए बुरा था। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्टालिन के प्रति भी एक आकर्षण है, उसके दृढ़ निश्चय के प्रति एक आकर्षण है। और अनुशासित, क्रूरता। और वो 1947 में आइजनस्टीन से कहते हैं, वो प्रसिद्ध फिल्मकार, वो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता। हाँ, आइजनस्टीन ने फिल्म इवान द टेरिबल का पहला भाग और फिर दूसरा भाग बनाया था। दूसरा भाग युद्ध के बाद आया था। स्टालिन को इवान द टेरिबल के दूसरे भाग में इवान की प्रस्तुति से आपत्ति थी। वो आइजनस्टीन से पूछते हैं, तुम ये बनाते वक्त क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई अंग्रेज बैंकर है? क्या तुम्हें लगता है कि इवान द टेरिबल हैमलेट है? पहले वो ये सोचता है, फिर वो ये। और फिर बात पर लौटते हुए उन्होंने कहा, नहीं, इवान द टेरिबल रूस का जार है। आपको दिखाना होगा कि वो क्रूर था, लेकिन आपको ये भी दिखाना होगा कि वो क्रूर क्यों था। और फिर स्टालिन ने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। वो कहते हैं, मुझे लगता है भगवान ने उसके काम में बाधा डाली, क्योंकि जब भी इवान द टेरिबल किसी को फांसी देता था, उसे माफी मांगने के लिए किसी मठ में भागना पड़ता था। स्टालिन कहते हैं, अगर उसने सभी बोयारों को एक साथ फांसी दी होती तो टाइम ऑफ ट्रबल्स नहीं आता। हाँ, स्टालिन को वो समस्या नहीं थी, उसे वो समस्या नहीं थी, वास्तव में उसे बिल्कुल भी नहीं थी।
और मुझे लगता है कि किसी भयानक तरीके से लोग, खासकर युवा लोग, इसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आज कई युवा लोग हिटलर की प्रशंसा करते हैं हाँ, क्योंकि वो एक ताकतवर ऊर्जावान व्यक्ति है, या लोग ऐसा सोचते हैं। आप जानते हैं, उनकी शख्सियत चीजों को अंजाम देती है। हाँ, हमेशा मजबूत नेता आकर्षित करते हैं। स्टालिन पर किताबें न कभी छपना बंद होती लगती हैं, न ही फैशन से बाहर जाती हैं। मैं पहले सोच रहा था, आप जानते हैं, हमारी बातचीत से पहले, कि लोकप्रिय संस्कृति में सोवियत संघ के बारे में आज भी क्या-क्या मौजूद है। कुछ साल पहले स्टालिन की मौत पर एक बेहद मजेदार फिल्म आई थी, जो मुझे बहुत हास्यपूर्ण लगी। उसने हमें सोवियत कम्युनिज्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, भले ही वो फिल्म बहुत मनोरंजक थी। एप्पल टीवी की एक काल्पनिक सीरीज है जो दिखाती है अगर सोवियत लोग पहले चांद पर पहुंचते तो क्या होता। लेकिन इसके अलावा ये हमारी संस्कृति में एक तरह का ब्लैक होल जैसा है। अकादमिक जगत में सोवियत संघ, कम्युनिज्म और 20वीं सदी में कम्युनिज्म से मारे गए 10 करोड़ लोगों की बात छोड़ दें। हाँ, और मुझे लगता है कि ये वही बड़ी कहानी है जिसे फिर से दबा दिया गया है। 1930, 40 और 50 के दशक में अमेरिकी संस्थाओं में सोवियत घुसपैठ। जब मैं येल यूनिवर्सिटी प्रेस में था, हमने कई किताबें इसी विषय पर प्रकाशित की थी, जिनमें द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिकन कम्युनिज्म भी शामिल थी। जब वो किताब आखिरकार आई और हम ये साबित कर सके, जैसी बातें कि आर्मंड हैमर सोवियत के लिए एक बिचौलिया था, जिसे साबित करने के लिए हमारे पास दस्तावेज थे। हम ये साबित कर सकते थे कि वॉल्टर डुरांती एक सोवियत एजेंट था। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जिसने यूक्रेनी अकाल से इनकार पर पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस किताब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी समीक्षा नहीं की, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जब सेनेटर मोयनिहन, जिनकी यादें हमेशा रहेंगी, ने वेनोना फाइल्स को सार्वजनिक किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत जासूसी से संबंधित थी। हमारी किताब की सामग्री उससे काफी संबंधित थी। न्यूयॉर्क टाइम्स आखिरकार उस किताब को स्वीकार कर पाया और उन्होंने वास्तव में उसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छापा। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। सेनेटर मोइनिहन को ये करने में, उन्हें किताब को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने में, और कम्युनिज्म की भूमिका सिर्फ विश्वविद्यालयों में ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न अन्य मीडिया में भी बहुत गहरी रही है, और ये स्थायी रही है, और आज भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये विश्वविद्यालय हैं, ये मीडिया है, और आज की सार्वजनिक हस्तियां भी हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ममदानी। इस पे बाद में आएंगे। हाँ, मेरा मतलब है, आप विचारों को नहीं मार सकते, भले ही आप, और उनके अपने जीवन होते हैं। बौद्धिक इतिहास को अकादमिक जगत में व्यापक रूप से बदनाम किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि लोग विचारों की वंशावली को देखना शुरू करें। मैं और मेरे कुछ सहयोगी आजकल हमास की उत्पत्ति और विचारधारा पर जल्द ही एक किताब प्रकाशित करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। यही सबसे चौंकाने वाली बात है। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते, क्योंकि ये उनके राजनीतिक विचारों से टकराता है। एक बार उन्हें पता चल जाए कि ये विचार कहाँ से आए हैं। अब एक और 20वीं सदी का आंदोलन जो फिर से जीवित हो रहा है, वो यहूदी लेबर बुंड का है। ये पिछली सदी के यूरोपीय यहूदियों के इतिहास का अहम हिस्सा है और यिडिश में रुचि भी हॉलोकॉस्ट में खोई चीजें खोजने का प्रयास है।
लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से अन्य लोगों को भी ये काफी स्पष्ट लगता है कि आज जो लोग बूंद का समर्थन कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य बूंदवाद और जायोनिज्म के बीच की लड़ाई को फिर से शुरू करना है, वो भी साम्यवाद और पूंजीवाद के सवाल की तरह मौत के शिविरों और गुलाग्स की राख में सुलझा सा लगता है। कुछ वामपंथी आज इज़राइल और ज़ायोनिज़्म के खिलाफ अपने युद्ध में इस इतिहास का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? हम यीवो में अक्सर इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे पास बुंड का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। हमारे पास यहाँ पूरा बुंड का अभिलेखागार है और हम अभी इसे डिजिटाइज करने की प्रक्रिया में हैं। लगभग 3.5 मिलियन दस्तावेज। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो थोड़ा बेईमानी है। 1930 के दशक में जो लड़ाई थी वो बुंडिज्म और इजराइल के बीच नहीं थी। वो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई थी कि क्या हम यहाँ रहें या हम वहां जाएं। हमारे बचने का सबसे अच्छा मौका कहाँ है? और मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से बचना नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं का बचाव, हमारी भाषा का बचाव, हमारी रीति रिवाजों का बचाव भी है। हमारा साहित्य, हमारा संगीत और इसी तरह की चीजें, यही मुद्दा था। बुंडिज्म पारंपरिक अर्थ में कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं था, तो ये थोड़ा बेईमानी है कि उस सिद्धांतवादी 1930 के दशक की बौद्धिक बहस को लेकर उसे आज के समय में लागू करना। ये नकारा नहीं जा सकता कि इजराइल यिडिश भाषा को दूसरी श्रेणी की भाषा बना दिया। और अगर आप इसे बोलते तो तेल अवीव या यरूशलेम की सड़कों पर आप पर थूक आ जाता। ठीक है। हाँ, वो बहुत घिनौना था, वो नुकसानदायक था, वो शर्मनाक था, मुझे लगता है कई मायनों में। क्या इसका अर्थ है कि आपको इजराइल से मुंह मोड़ लेना चाहिए? या इसका मतलब ये है कि ये दिखाना जरूरी है कि यिदिश संस्कृति वास्तव में उसी ढांचे में आती है जिसे हम आधुनिक यहूदी संस्कृति मानते हैं, जैसा कि इजराइल में दर्शाया गया है। जिस द्वेष के साथ खासकर युवा लोग इसका इस्तेमाल पलटवार करने के लिए कर रहे हैं। इजराइल मुझे ये सुझाव देता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है कि इजराइल एदिश के पक्ष में है या उसके विरोध में। और अगर आप इसे संदर्भ में देखें तो जाहिर है, आप जानते हैं, इज़राइल की भूमि में यहूदी संप्रभुता का पुनरुत्थान हिब्रू भाषा के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ था। हाँ। और ये एक तरह से आप जानते हैं, ये एक तरह की भाषा की लड़ाई थी जो आज लोगों को बहुत अस्पष्ट लग सकती है, लेकिन उस समय ये बहुत वास्तविक थी। और साथ ही आप जानते हैं, हिब्रू भाषा ने कम से कम उस समय की अपनी महत्वाकांक्षाओं में और आज की वास्तविकता में यूरोप के बाहर के यहूदियों को भी अपनाया, आप जानते हैं, सही है। जो यिडिश ने नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा हिब्रू आपको यहूदी लोगों की उत्पत्ति तक, बाइबल के समय तक ले जाता है, और यिडिश निश्चित रूप से आपको यूरोपीय अनुभव और यहूदी बस्तियों के अपमानजनक समय में वापस ले जाता है। और बाकी सारी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता जिसका हमने पोलैंड में 1000 साल से भी ज्यादा समय तक आनंद लिया, तो मुझे लगता है कि असल में जो हो रहा है वो खासकर युवाओं के बीच में है। ये जो घृणा है, जो गहरी राजनीतिक दुश्मनी है, वो इस विवाद में छुपाई जा रही है। ये दूसरे विवाद में छुपाई जा रही है, जिससे मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर लोग असल में समझते भी नहीं है। मुझे पता है, नई किताब आई है। हाँ, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मॉली क्रैबैपल, जिन्होंने बंड पर किताब लिखी है, जिसे शानदार लेकिन बेहद एंटी जायनिस्ट समीक्षा मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि उनका मानना है कि बंडिस्टों, खासकर न्यूयॉर्क के और न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर जोरान मंडानी, जो इजराइल के कट्टर विरोधी हैं और उन लोगों का हौसला बढ़ाते हैं जो यहूदी राज्य को नष्ट करना चाहते थे, के बीच सीधा संबंध है।
लेकिन यहाँ तक कि वे लोग भी जो सोचते थे कि बंडिस्ट गलत थे, आप जानते हैं, 100 साल पहले या 90 साल पहले उन्होंने भी कभी उन्हें यहूदियों के दुश्मनों के सहयोगी के रूप में नहीं देखा। वामपंथ के कुछ लोग ये कड़ी क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक त्रासदी है। मुझे बताना है, ये दिल तोड़ देने वाली त्रासदी है। ये दिल तोड़ देने वाली त्रासदी है कि युवा लोग, और मैं मौली को जानता हूं, वो बहुत अच्छी व्यक्ति है और अब हम लगभग हर बात पर असहमत हैं। लेकिन मेरे लिए ये एक त्रासदी है। बस यही है कि हाँ, क्या वे अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह हो सकते हैं? साफ तौर पर कहूं तो एक असफल विचारधारा के लिए, क्योंकि आखिरकार बुंडिज्म यही था, एक असफल विचारधारा। और ये इसलिए असफल नहीं हुआ क्योंकि ये अपने सभी विवरणों में सैद्धांतिक रूप से सही नहीं था। ये इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसे इतिहास ने पछाड़ दिया। ये उन ताकतों से दब गया जिनसे वो निपट नहीं सका। हाँ, it produced, इसने पोलैंड में यहूदी लोगों के एक छोटे हिस्से के लिए कुछ सकारात्मक चीजें जरूर पैदा की। ये कभी भी उतना बड़ा जन आंदोलन नहीं था जितना लोग इसे दिखाना चाहते हैं। ये सामाजिक न्याय हासिल करना चाहता था। मुझे लगता है कि यही आज ममदानी से जुड़ाव है। लेकिन ये तथ्य कि आप सामाजिक न्याय हासिल करना चाहते हैं, जो मुझे यकीन है कि आप और आपके सभी दर्शक और श्रोता भी चाहते हैं। मेरा मतलब है, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कहे मैं सामाजिक असमानता या गुलामी के पक्ष में हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कहने वाले। लेकिन आप इसे हासिल कैसे करेंगे? क्या आप इसे लोगों से संपत्ति छीनकर हासिल करते हैं, या आप इसे लोगों को ऊपर उठाकर पाते हैं? और दुर्भाग्यवश समाजवादी तरीका समानता हासिल करने का लोगों को ऊपर उठाने का नहीं, बल्कि नीचे गिराने का है। और आप दूसरों से छीनकर लोगों को ऊपर नहीं उठा सकते। आप नहीं उठा सकते। मेरा मतलब है, ये साबित हो चुका है, आप नहीं उठा सकते। सही है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह तर्क देना उचित है, और मुझे लगता है कि आप यही तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि नाज़ी और सोवियतों ने बुंड और बुंड की दुनिया को नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अपनाने वाले भ्रमित थे। वे दोनों ऐसी चीज का सपना देख रहे थे जिसकी सफलता की संभावना तब कम थी। लेकिन जिन शक्तियों का सामना उन्हें करना पड़ा, उसे देखते हुए क्या कभी वास्तव में उस तरह की दुनिया के लिए कोई असली संभावना थी जिसे बुंडिस्ट यूरोप में और खासकर पोलैंड में बनाना चाहते थे? हाँ, मौके थे। There were चिंगारियां थीं, ऐसे पल थे। वाकई में पोलैंड, यूक्रेन, रूस में ऐसे पल थे जहां अगर सही फैसला लिया गया होता, अगर सही रास्ता चुना गया होता, तो सब कुछ बहुत अलग हो सकता था। जर्मनी में 1928 में 2.4% आबादी ने हिटलर को वोट दिया था, और 1932 में 28% आबादी ने हिटलर को वोट दिया। क्या हुआ था? उन्होंने सिर्फ 4 साल पहले हिटलर को क्यों ठुकरा दिया था? आप जानते हैं इसमें कौन कौन से कारक शामिल थे? और अगर महामंदी नहीं आई होती, अगर वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तें और कई अन्य चीजें 1920 के दशक की हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह नहीं होती, तो शायद जर्मन इतिहास बिल्कुल अलग तरीके से विकसित होता। मुझे नहीं लगता कि ये राक्षसी व्यवस्थाएं राक्षसी लोगों से जन्म लेती हैं। मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं आम लोगों से जन्म लेती हैं, जो आखिरकार राक्षसी काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे उन्हें हालात के हिसाब से सबसे अच्छा मानते हैं। मेरा मतलब है, ये साधारण और शायद घिसा पिटा लगे, पर मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। और बुंड, फिर से बुंड की बात करें। हाँ, मुझे लगता है कि अगर पोलैंड इतना यहूदी विरोधी नहीं हुआ होता तो एक मौका था। ये थोड़ा आस्था के भरोसे की बात है, लेकिन ठीक है, हम इसे मान लेते हैं।
ये आस्था के भरोसे की बात है। लेकिन आप जानते हैं, पोलिश समाज की नींव कैथोलिक चर्च है और पोलिश कैथोलिक चर्च यहूदी विरोधी है, बुनियादी तौर पर यहूदी विरोधी, इस मायने में कि यहूदियों पर खून से जुड़े झूठे आरोप और कई अन्य बातें अब भी काफी खुलेआम फैलती रहती हैं उस दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नाजीज खतरा नहीं होता, पश्चिम में नाजी और पूर्व में बोल्शेविक खतरा नहीं होता, और बेशक ये एक ऐसा अगर है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। आप जानते हैं, अगर इतिहास नहीं होता तो हाँ, शायद एक मौका हो सकता था, लेकिन इन हालात में नहीं। कोई मौका नहीं था, कोई मौका नहीं था। और आप जानते हैं, 1916-1917 में रूस में कई प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं थीं। वहाँ बोल्शेविक, मेंशेविक और अराजकतावादी थे। वहाँ एक ग्रीन पार्टी भी थी, वहाँ समाजवादी क्रांतिकारी थे, वहाँ हर तरह के अलग अलग विचार घूम रहे थे, और वहाँ केरेंस्की और उदारवादी भी थे। और आप खुद से पूछते हैं, ऐसा क्यों है कि लेनिन आखिर वही क्यों? और कई इतिहासकारों ने जो उत्तर दिया है वो ये है कि वो नेताओं में सबसे दृढ़ और समझौता न करने वाले थे। वो कभी पीछे नहीं हटते थे। वो न वामपंथियों, न दक्षिणपंथियों, न किसी और से समझौता करते थे, बस अपनी राह चलते थे। और आखिरकार वही ताकत पूरे देश को एकजुट कर गई, क्योंकि उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो ऐसा कर सके। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें आज अपने नेताओं के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं, शायद इससे ट्रंप की परिघटना को भी किसी हद तक समझाने में मदद मिलती है। मुझे नहीं पता, ये निश्चित रूप से हंगरी में विक्टर ऑर्बन और रूस में पुतिन को समझाने में मदद करता है। मैं आपको बताता हूँ, जब रूस में पुतिन राष्ट्रपति बने थे, उस समय मैं अभी भी येल में था, और मेरा सहायक एक रूसी व्यक्ति था जिसके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी। और मैंने कहा, वादिम, तुम किससे वोट देने वाले हो? उसने कहा, हाँ, मैं पुतिन को वोट दूंगा। मैंने कहा, वादिम, तुम्हें क्या हो गया है? वो आदमी एक फांसीवादी है, तुम उसे वोट नहीं दे सकते। ये पूरी तरह केजीबी वाला मामला है। क्या तुम ये नहीं समझते? वो रूस को फिर से किसी तरह की अधिनायकवादी सरकार में ले जाएगा। वादिम ने एक बात कही थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया, और वो ये थी कि रूस को आज़ादी से ज्यादा स्थिरता चाहिए। मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा ही महसूस करते थे, जैसे 1932 के जर्मनी में भी कई लोग सोचते थे। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि काल्पनिक परिस्थितियां हमारे इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए इन चीजों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरे इतिहास विभाग के मेंटर यूजीन रीस ने, जब मैं वहां था बहुत पहले, मुझसे कहा था, वह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, इतिहास में कुछ भी अनिवार्य नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। मुझे लगता है वह सही थे। और मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो इतिहास को देखने के एक ऐसे तरीके को मजबूत कर रहा है जो आजकल बहुत प्रचलन में नहीं है, जिसे महान पुरुष या महान महिला का नजरिया कहा जाता है। आप जानते हैं, इतिहास को देखने का वो तरीका, और मुझे लगता है कि ये अब भी काफी हद तक सच है। खैर, इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अमेरिकी यहूदी जानते हैं कि शोआ में 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सच कहूं तो उनके बारे में इससे ज्यादा उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। आपने कहा कि यहूदी वध के लिए ले जाई जा रही भेड़ों की तरह अपनी मौत की ओर गए, जो झूठ है। फिर भी लोग इस पर क्यों विश्वास करते हैं? हन्ना अरेंट ने ऐसा कहा था, इसी वजह से। और यही इसकी एक वजह है। और उनके पास इससे उलट साबित करने के लिए शायद परिवार की कुछ कहानियों के अलावा और कुछ नहीं था जिससे वे सहारा ले सके। एंड हन्ना अरेंट, वाह, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक महान बौद्धिक शख्सियत। उन्होंने ये कहा, वो झूठ बोलती है। उन्होंने ये झूठ बोला कि यहूदी महिलाएं, जिनके बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें अच्छे से ढेर लगा दिया,
ताकि जब लिथुआनियाई लोग उन्हें गोली मारे तो उनके कपड़े गंदे ना हों। और आप जानते हैं, घेट्टो के यहूदी नेताओं को बदनाम करना, यहूदी पुलिस पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि यहूदी पुलिस वही कर रही थी जो वे कैंपों में कर रहे थे। सैडिज्म और अपने परिवारों को बचाने के बजाय अपनी ही जनता को नष्ट करने की इच्छा के कारण नाजियों के आदेश पर नहीं करने पर परिवारों को गैस चैम्बर भेजा जाता। इसलिए आज भी हॉलोकॉस्ट शिक्षा जरूरी है। मैं जानता हूं कि कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग कहते हैं ये काम नहीं करता। और इसके जवाब में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें हॉलोकॉस्ट शिक्षा ना हो। एक ऐसी दुनिया सोचिए जिसमें फिल्म द शोआ रिलीज नहीं हुई होती, या वो बहुभागीय सीरीज जो जर्मनी में प्रसारित हुई थी और जिसने जर्मन इतिहास को बदल दिया था, वो नहीं आई होती। एंड ये काम करता है, बस इतना काफी नहीं है। आप जानते हैं, मेरे पिता को डीडीटी बहुत पसंद था। उन्हें डीडीटी से मच्छर मारना पसंद था। वे कहते थे ये असरदार है। हाँ, ये सच में काम करता था। ये खाद्य श्रृंखला में गया और आगे भी। इतना अच्छा नहीं था। मच्छर अब भी हैं, है ना? ये पर्याप्त असरदार नहीं था। हाँ, ये पर्याप्त असरदार नहीं था। मच्छरों की समस्या से सिर्फ डीडीटी के सहारे नहीं निपटा जा सकता। दलदलों को भी सुखाना पड़ता है। आपको नई दवाइयाँ लानी होंगी, आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। एंड आई सच कहूं तो जब लोग ये झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, बिल्कुल ये सच है कि बहुत से यहूदी इतने पीटे गए, भूखे रखे गए और उनका मनोबल तोड़ दिया गया। और जब तक वे गैस चैम्बर तक पहुंचे या उस समय तक वे पूरी तरह निराश हो चुके थे। मेरा मतलब है, क्या आपने पढ़ा है? मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा कि उन मवेशियों के डिब्बों में सफर कैसा था और गेटों में रहना कैसा था। हर दिन भूखे रहना, दिन दर दिन, लगातार, बिना गर्मी के, बिना पानी के, बिना प्यार के और बिना किसी भविष्य के। और इसलिए बहुतों के लिए, हाँ, शायद मौत एक मुक्ति थी, लेकिन वहां बहुत प्रतिरोध भी था। आईवो में हमने हाल ही में यित्सहाक रुडिशेव्स्की की छोटी डायरी प्रकाशित की है और इसकी ऑनलाइन म्यूजियम प्रदर्शनी भी उपलब्ध है। 13 साल का ये लड़का कहता है कि वो विल्ना गेटो में खुद के प्रति बहुत जागरूक है। यिद्दिश कविता पढ़ना एक प्रतिरोध का कार्य है। उसकी आत्मा को जीवित रखना एक प्रतिरोध का कार्य है। वो इस बात को लेकर खुद जागरूक है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि घेटो में एक महान नेता थे, अवराम सुत्स्केबर, जिन्होंने इस सामग्री को इन 13 साल के बच्चों के ध्यान में लाया था। उन्होंने उन्हें कविता सिखाई, उन्हें इसे पढ़ना और इस पर विचार करना सिखाया, और वो अतीत से एक कड़ी थे। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ सुत्स्केबर नहीं थे, बल्कि सुत्स्केबर के साथ साथ ये युवा बच्चे भी एक खास परिस्थिति में थे। लेकिन अज्ञानता मेरे लिए बस चौंकाने वाली है, और ये खुद यहूदी लोगों की अज्ञानता है। वे अपने ही बारे में जो रूढ़ियां रखते हैं। इसके लिए हमें जर्मनों की जरूरत नहीं है कि वे हमारे बारे में कुछ करें, या पोलिश या यूक्रेनियन या रूसी या किसी और की। हम उन्हें खुद गढ़ते हैं। शायद एक और वजह हो सकती है, अगर आप शौकिया मनोविश्लेषक बनना चाहें और इस बारे में सोचें। यह मानने का कारण कि वे अपनी मौत की ओर गए, मानो वे भेड़ों की तरह वध के लिए ले जाए जा रहे हों। यह है कि यहाँ अमेरिका में हम चाहते थे कि वे बहादुरी से मुकाबला करें और खुद को साबित करें, और उनकी किस्मत को लेकर बहुत गुस्सा था। और आप जानते हैं, आप पीड़ित को ही दोषी ठहराते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि पीड़ित को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति अधिक है। सच तो ये है कि जहां भी प्रतिरोध हो सकता था वहां हुआ। बिल्कुल सही। आप जानते हैं, ये तथ्य कि यहूदी निहत्थे थे और अकेले थे और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, इसके बावजूद जितना प्रतिरोध वास्तव में हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ,
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं, हमें और अधिक हॉलोकॉस्ट शिक्षा की जरूरत है, लेकिन सही तरह की, न कि ऐसी जिसमें इसे सामान्य बना दिया जाए या इतना हल्का कर दिया जाए कि लगे जैसे यह कहीं और की आम बेरुखी से अलग नहीं है। हमें उन यहूदियों के बारे में और जानने की जरूरत है जिन्हें मारा गया था, उनकी दुनिया के बारे में, और ये भी कि उन्होंने कैसे जीवित रहने के लिए संघर्ष किया और जहां भी संभव था वहां उन्होंने कैसे प्रतिरोध किया। हमें नाजियों की प्रेरणाओं को और बेहतर समझने की जरूरत है। आप जानते हैं आइकमैन टेप्स, मुझे नहीं पता कि आपने उन्हें पढ़ा है या नहीं, शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन वे बेहद खुलासापूर्ण हैं। और आप जानते हैं ये अर्जेंटीना में किए गए थे, इजरायली पूछताछकर्ताओं द्वारा नहीं बल्कि उसके साथी नाजियों द्वारा। वे चाहते थे कि वो टेप पर अपने कारनामों और जिंदगी के बारे में बताए, और उन्होंने उससे पूछा, तुमने जो किया वो क्यों किया जानते हो? और आइकमैन कहता है, जानते हो, ये यहूदी लोगों को उंटरमेंशन समझना एक गलती है। जो लोग यहूदियों को उंटरमेंशन समझते हैं वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यहूदी लोग उबरमेंश है। यहूदियों ने मानवता को कानून दिया। जब यहूदियों ने मानवता को कानून दिया तब हम गुफाओं में रहते थे। हम अब भी झुंड बनाकर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। यहूदी एक श्रेष्ठ जाति है और इसी वजह से हमें उनसे छुटकारा पाना है। ये आइकमैन के अपने ही शब्द है। पूछताछ करने वालों ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला था। उन्होंने इस बारे में सच में सोचा था और वे एक कट्टरपंथी थे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मुझे यकीन है श्रोता भी जानते हैं, धरती से उस नस्ल को पूरी तरह से मिटाने के काम में जो नाजियों के आर्य विचार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। लेकिन अब वारसो यहूदी बस्ती का इतिहास। वारसो में वारसो घेट्टो संग्रहालय के लिए एक विषय बनाया जा रहा है, और कई विद्वानों का डर है कि अब ये एक और ऐसा मंच बनने जा रहा है जिसमें पोलिश सरकार इसे कम करके दिखाएगी। वारसा घेट्टो विद्रोह की वास्तविक यहूदी प्रकृति को, और इसके बजाय इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा जैसे यहूदी और पोल एक साथ अपने साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। और आप जानते हैं, और आइकमैन जो हासिल करना चाहता था उस पर वापस आते हुए, ये सिर्फ किसी खास जगह पर यहूदियों का शारीरिक सफाया करना ही नहीं था। निशाना उनकी संस्कृति, उनका इतिहास और यहूदी लोगों की स्मृति भी थी। उनका विनाश सिर्फ जर्मनी और पोलैंड में ही नहीं बल्कि हर जगह, हर जगह। और आप जानते हैं, जैसा कि आप कहते हैं, ये विचार की जैसे कहीं भी कोई भी निर्दयता, बस। खैर, ये यहूदी इतिहास की विशिष्टता की एक भयानक गलतफहमी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि ये भी सच है, और ये आप जानते हैं, आपने जो अभी कहा उससे ही निकलता है कि आज के अधिकांश यहूदी वास्तव में उस यहूदी सभ्यता के बारे में बहुत कम जानते हैं जिसे शोआ में यहूदियों के साथ ही मिटा दिया गया था। वे क्या नहीं जान पा रहे हैं? आज के यहूदियों के लिए उस इतिहास और खोई दुनिया के बारे में जानना सबसे जरूरी क्या है? ये अध्याय हॉलोकॉस्ट से पहले पूर्वी यूरोप का समय है। यहूदी लोग रचनात्मक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। यहूदी जहां भी जाते हैं वहां भाषा बनाते हैं, चाहे वो भाषा येदिश हो या जूडियो अरबी या बोट भाषा या जो भी हो, जूडियो पर्शियन। हम भाषा बनाते हैं, हम अर्थ बनाते हैं, किसी तरह हम बस कर लेते हैं। तो हमने अपनी खुद की भाषा, अपनी खुद की संस्कृति, अपनी खुद की परंपराओं के साथ एक सभ्यता बनाई, और तब इसका मजाक उड़ाया गया। ये यदिशिज्म है, बिगड़ा हुआ जर्मन। ये तो बस सजी संवरी पॉलिश लोक कथा है, और इसी तरह आगे भी। लेकिन जैसा कि मैक्स वेनराक ने अपनी येदिश भाषा के शानदार इतिहास में बताया है, हर भाषा
दूसरी भाषाओं से बनती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में आप बिना किसी जर्मन, ग्रीक या लैटिन मूल के शब्द या अभिव्यक्ति के एक भी वाक्य नहीं बना सकते। तो वो यहूदी लोगों के लिए एक असाधारण रूप से रचनात्मक समय था। मैं अभी-अभी कीव से लौटा हूँ, जहाँ मैं वर्नाड्स की लाइब्रेरी में था, और 1912 से 1914 की अंस्की अभियान, जिसे मैं संक्षेप में समझाऊंगा, ये लेखक एस अंस्की का प्रयास था, जो डी बुक नाटक के लेखक थे, महान नाटक डी बुक। उन्होंने ये अभियान पैल ऑफ सेटलमेंट में यहूदी जीवन की वस्तुएं एकत्र करने के लिए आयोजित किया था। सदियों पुरानी, जो 13वीं, 12वीं और 14वीं सदी तक पीछे जाती हैं। और इसका एक हिस्सा यहाँ न्यूयॉर्क के येवो में है और एक हिस्सा कीव में है। और अब हमारे पास एक समझौता है कि कीव में जो भी सामग्री है उसे डिजिटाइज किया जाए और उसे यहाँ की सामग्री से जोड़ा जाए, ताकि हमारे पास बची हुई सामग्रियों का पूरा संग्रह हो सके। खैर, जिन सामग्रियों को उन्होंने पाया उनमें हग्गादा भी थे, जिनमें से एक मुझे लगता है 15वीं सदी की है। और हग्गादा में स्पष्ट रूप से पौराणिक पात्रों की ऐसी छवियां हैं जो हिब्रू बाइबल में नहीं मिलती। वे तालमुद में नहीं हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं। बस इतना अंदाजा है कि शायद वे कहीं यूक्रेनी लोक कथाओं या पोलिश या रूसी लोक कथाओं या ऐसी ही किसी लोक परंपरा से आए हैं। और यहूदी जिन्होंने हग्गादा बनाई, उन्होंने मिस्र से प्रस्थान के चित्रण के दौरान इन्हें शामिल करने का सोचा। खैर, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है। यहाँ तक कि उस शुरुआती समय में भी यहूदी बाहरी दुनिया से चीजें अपना रहे थे और फिर भी अपनी असली पहचान को बनाए रखे हुए थे। पासओवर की कहानी। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है उन कई चित्रों के माध्यम से जो अंस्की ने इकट्ठा किए थे। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये कोई स्वर्णिम युग नहीं था। खमेलनित्स्की पोग्रोम हुए थे, भयानक चीजें हुई थी यूक्रेन और पोलैंड में, और इसी तरह कई पोग्रोम्स हुए थे। और इस तरह बहुत सारी भयानक ऐतिहासिक घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद यहूदी ने अपनी आस्था, अपनी सामाजिक आकांक्षाओं के प्रति अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाई। अपनी भाषा, अपने परिवारों के प्रति। आप जानते हैं, ये वाकई हर दिन यहाँ यीवो में अध्ययन करते हुए मैं हमेशा हैरान होता हूं कि हमें क्या मिलता है। हमेशा हमारे लोगों की रचनात्मकता बस वाकई में एक प्रेरणा है। और देखिए, हमने इज़राइल में क्या बनाया। देखिए उसे, उन रेगिस्तानों को देखिए जो अब हरे भरे हैं, और इतनी सारी अद्भुत चीजें। क्या आप यीवो संस्थान के इतिहास, स्थापना, अमेरिका में स्थानांतरण और वर्तमान कार्यों के बारे में बता सकते हैं? जरूर। यीवो की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन इसकी तैयारी की अवधि उससे कहीं अधिक लंबी थी। और ये उस एंस्की अभियान तक जाता है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, यानी वस्तुओं का संग्रह। यीवो की स्थापना उन विद्वानों द्वारा की गई थी जिन्होंने 1925 में ऐसा महसूस किया था। वर्साय संधि के साथ, अल्पसंख्यक संधि के निर्माण और विभिन्न अन्य साधनों के साथ, जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों को राज्य में प्रतिनिधित्व मिल सकता था और उन्हें नागरिक बनाया जा सकता था, और इसी तरह आगे भी। पोलैंड और लिथुआनिया में और अन्य जगहों पर अब वो समय है जब ऐसा होना चाहिए। यहूदी लोगों के लिए, यहूदी लोगों द्वारा पूर्वी यूरोप के लिए एक उच्च शिक्षा अकादमी होनी चाहिए। जर्मनी में पहले से ही विसनशाफ्ट des Judentums था, ये तो तय है। जर्मनी के यहूदी पहले से ही काफी हद तक स्थानीय संस्कृति में घुल मिल चुके थे और ऐसी ही बातें थी। लेकिन पूर्वी यूरोप में उच्च यहूदी शिक्षा के लिए कोई अकादमी नहीं थी।
तो ये काम शुरू किया गया और यीवो के 3 केंद्र थे। एक बर्लिन में था, एक वारसो में था और एक विल्ना में था, जो अब विल्नियस लिथुआनिया है। विल्नियस लिथुआनिया यानी विल्ना वाले केंद्र का नेतृत्व मैक्स वेनराइच कर रहे थे, जो एक महान भाषाविद, भाषाशास्त्री और विद्वान थे। और उन्होंने इसे अपना काम बना लिया था कि वे हर चीज इकट्ठा करें। उन्होंने दुनिया भर के येदिश अखबारों में विज्ञापन दिए, मुझे दस्तावेज भेजिए, किसी भी तरह के दस्तावेज, पत्र, डायरी, किताबें, अखबार, पैम्फलेट, पोस्टर, चप्पलें, खिलौने, जो भी हो, उन्हें भेजिए। हम यहूदी जीवन के अध्ययन के लिए ये सब इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि दुनिया में हमारी स्थिति क्या है। और धीरे धीरे यीवो ने दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागारों में से एक को इकट्ठा कर लिया, जिसमें रूस, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया से सामग्री थी। अब हमारे अभिलेखागार में लगभग 30 मिलियन दस्तावेज हैं। हर यूरोपीय भाषा में, यिडिश, हिब्रू, अरबी भाषाओं में, जापानी, चीनी, जहां भी यहूदी गए। और हमारे पास उत्तर अमेरिका में लडीनो सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह भी है। हमारे पास यद वशम के बाहर दुनिया में हॉलोकॉस्ट से संबंधित सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें हॉलोकॉस्ट से जुड़े 70 लाख से अधिक दस्तावेज है। हमारे पास है एक बार्ड कॉलेज के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें यिडिश भाषा और सभ्यता में मास्टर डिग्री प्रोग्राम विकसित किया जा रहा है, जो अपनी तरह का पहला होगा। हम साल में 60 कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हर तरह के कार्यक्रम, किताबों पर चर्चा, कॉन्सर्ट्स, ओपेरा, फिल्में, हर तरह की चीजें। हमारे यहाँ सेमिनार और व्याख्यान भी होते हैं। हमारा एक ऑनलाइन म्यूजियम भी है। लेकिन हमारी सबसे हालिया उपलब्धि लर्निंग एंड मीडिया सेंटर हम सभी के लिए गर्व की बात है। ये अमेरिका में और मेरी जानकारी में कहीं भी पहला ऐसा लर्निंग एंड मीडिया सेंटर है जो येदिश जीवन और पूर्वी यूरोप के यहूदी जीवन को समर्पित है। और इसमें कई मूल कलाकृतियां और हर तरह की चीजें रखी गई हैं। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम शिक्षकों के साथ सीधे काम करते हैं ताकि उन कक्षाओं के लिए 90 मिनट की पाठ योजनाएं तैयार की जा सकें जो यहाँ आती हैं। जो पोलैंड के बारे में जानना चाहते हैं या येदिश के बारे में जानना चाहते हैं, येदिश थिएटर के बारे में जानना चाहते हैं, यहूदी और बेसबॉल के बारे में जानना चाहते हैं, या उस या किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर हम उनके लिए सामग्री तैयार करते हैं। हम उन्हें अपने अभिलेखागार में लाते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। और इसके बारे में कई शानदार कहानियां हैं। लेकिन स्टाइवेसेंट हाई स्कूल, डॉल्टन स्कूल, कई यहूदी और गैर यहूदी स्कूल, कोलंबिया विश्वविद्यालय, NYU, फेयरफील्ड विश्वविद्यालय, इन सभी के छात्र यहाँ आते रहे हैं, बार बार इसी के लिए। तो मैं यहूदी शिक्षा के विचार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अभी अपने लेखन या रचनात्मक कार्यों पर क्या काम कर रहे हैं? अगर मेरे पास और समय होता तो मैं इसाक बाबेल पर एक किताब पर काम कर रहा होता, लेकिन मेरे पास वो समय नहीं है। शायद जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरे पास वो समय होगा, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊं तो शायद मेरे पास उस पर काम करने की ऊर्जा नहीं होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इसाक बाबेल मेरे लिए सालों से एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत रहे हैं। जब मैं रूस में काम कर रहा था तो मैंने उनके खोए हुए अभिलेखागार की अंतहीन तलाश की। मेरी ओर से बहुत से लोग उसकी तलाश कर रहे थे। तो हाँ, और मैं स्टालिन पे भी एक किताब लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्टालिन के सामान्यीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति का विरोध करना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो राक्षस नहीं था। वो, आप जानते हैं, कोई विकृत व्यक्ति नहीं था। वो कई मायनों में एक
ट्रॉट्स्की ने उन्हें महान औसत व्यक्ति कहा था। वे वैसे तो थे, लेकिन उससे ज्यादा समझदार थे। असल में उन्होंने ट्रॉट्स्की को भी मात दे दी थी। बिल्कुल, हाँ। वैसे भी वही दुनिया है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे एक दोस्त, एक महान विद्वान जेफरी हर्फ और मैं हमास की विचारधारा पर एक किताब तैयार कर रहे हैं। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। डॉक्टर ब्रेंट, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक और श्रोता आपके काम और येवो को कैसे फॉलो कर सकते हैं और उनके बारे में और अधिक कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल, वे निश्चित रूप से येवो की वेबसाइट yevo.org पर आ सकते हैं और वहाँ उन्हें हमारे कार्यक्रमों, हमारे अभिलेखीय प्रोजेक्ट्स, हमारे वंशावली प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिल सकती है। मुझे पता है कि बहुत से लोग उन कस्बों और शहरों को खोजने में रुचि रखते हैं जहाँ उनके माता-पिता या दादा-दादी रहते थे, और हम इसमें काफ़ी मदद करते हैं। और अगर लोग रुचि रखते हैं तो वे मुझे बस एक ईमेल भेज सकते हैं। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है। ठीक है। हम दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। रोज जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुने, जो सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध हैं। अगर आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो कृपया जेएनएस को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छी रिव्यू दें। कृपया हमें thinktwice@jns.org पर लिखें और बताएं कि आप शो कहां सुनते या देखते हैं और आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। याद रखें, पढ़ते रहें और अपनी समझ से सोचते रहें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।